हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमने पढ़े थे अभी तक के यहाँ तक, ठीक है। प्रीवियस क्लास में जो टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, है ना, टेक्सोनॉमिक टूल्स कहते हैं उसको, जो प्लांट्स और एनिमल की स्टडी करने के लिए मददगार साबित होते हैं, है ना, उनके क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं, उसको टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। जैसे उसमें आते हैं हर्बेरिया, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम और बायोडाइवर्सिटी पार्क, ETC। तबीयत अच्छी है नहीं बेटा मेरी, फीवर है मेरे को, तो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और तो खांसी भी है, चलो कोई बात नहीं, तो भी हम पढ़ेंगे अभी। और पूरी बुक है ये तुम्हारे सामने, कैन यू टेल करके दिया है ना। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है समझाने में। आप जब बुक पढ़ोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। क्या बोलता है, कैन यू टेल हाउ कैन वी स्टडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ग्लैंस, है ना। मतलब हम किस प्रकार से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं, है ना, एक ही टाइम में। तो इसका आंसर है वी कैन स्टडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ग्लैंस विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स, जो है हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स है, म्यूजियम है ना, ये इनके मदद से और क्लासिफिकेशन के मदद से हम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन का बेसिस ही होता है उसका सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पे, ठीक है। तो इनके मदद से हम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं एक ही साथ में, ठीक है। वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो आंसर क्या है, क्रॉस। क्रॉस मतलब नो, क्योंकि एज वी नो some organisms are autotrophs, they can prepare their own food like the plants, green plants, algae, and some other organisms are heterotrophs, means they cannot prepare their own food like animals, right, they are heterotrophs like the human being, cow, monkey, donkey, right. Third, which feature can be considered as all inclusive characteristics of life and why? क्या बोलता है भाई, विच फीचर्स यानी विच कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, है ना। इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जिसको कोई अपवाद ना हो, बराबर है। तो मेटाबॉलिज्म है, क्या क्या है, मेटाबॉलिज्म, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन तो है नहीं, उसमें तो एक्सेप्शन था, है ना। क्या, मेटाबॉलिज्म, सेंसिटिविटी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन चीज़ें। पहला क्या बोल सकते हैं आप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल से बना हुआ है। दूसरा, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। और तीसरा, सेंसिटिविटी होती है। ये तीन बातें हैं इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अब बोलता है थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा आवाज़ मेरा बराबर नहीं निकल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी खांसी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में ही बदलाव आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आज मेरी इच्छा नहीं हो रही थी क्लास लेने की, तो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग जाता है क्लास लो, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है, राइट। तो थिंक अबाउट इट में कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोस्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब, बोलता है भाई, समझे, क्या समझे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो हम टेस्ट ट्यूब में डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं क्या, है ना। टेस्ट ट्यूब मतलब इन विट्रो कहते हैं, मतलब आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, उसको इन विट्रो कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ना, उनको इन विवो कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विवो,
इन वीवो। इन वीवो का मतलब हुआ IN इन है, इन वीवो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब में बोलो या आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स इन द टेस्ट ट्यूब मीन्स इन विट्रो बी कॉल्ड इज लिविंग। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है। अभी क्या इंटरेस्टिंग बात है कि कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब बी कॉल्ड एज लिविंग। लिविंग कहेंगे क्या बोलता है, अगर से अपन आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर से हम क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, कह सकते हैं क्या हम, कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब कॉल्ड एज इन विट्रो टेस्ट, है ना, कैन बी लिविंग। तो भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं इन विट्रो होएगी तो वो लिविंग में नहीं आएगी, बराबर है, वो लिविंग में नहीं आएगी, वो केमिकल रिएक्शंस कहलाएगी, ठीक है। लेकिन वो सेल के अंदर होती है तो फिर वो लिविंग का आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ पेशेंट आर डिक्लेयर, क्या बोलते हैं, नाउ डेज पेशेंट आर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। उसका ब्रेन क्या हो गया, डेड हो गया। एंड आर ऑन लाइफ सपोर्ट, मतलब वो कैसा है, लाइफ सपोर्ट पे, मतलब वेंटिलेशन पे है। दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना, क्या समझा कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब वो जागरूक नहीं है, बेसुद्धि के फॉर्म में, बेहोश फॉर्म में है ना। आर दे लिविंग और नॉन लिविंग, अब वो लिविंग रहेंगे कि नॉन लिविंग रहेंगे, सवाल उठता है कि नहीं। ब्रेन डेड हो गया, बॉडी के ऑर्गन काम नहीं करेंगे, और वो लाइफ सपोर्ट में है, मतलब वेंटिलेशन पे है, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस में नहीं है, नहीं क्या, कोई साइन नहीं है उसके। तो आर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, इनको आप क्या कहोगे, तो वो मरे जैसा ही है ना, नॉन लिविंग जैसे ही है, क्योंकि उसका बॉडी मैकेनिज्म नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ब्रेन डेड हो गया, कोमा में है, कोमा में है अब आदमी, तो आप उसको क्या कहोगे, लिविंग कहोगे कि नॉन लिविंग कहोगे, आप कुछ भी नहीं कह सकते उसको, वो दोनों के बीच का है, वो दोनों के बीच का है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है कि नहीं। क्यों, क्योंकि कोमा में रहने वाला आदमी कभी कभी जिंदा भी हो जाता है, आपको पता है ना। 5 साल के बाद कोमा से बाहर निकलता है, कोई 2 महीने के बाद, कोई 10-10 साल के बाद, और कभी कोई निकलते ही नहीं, बराबर है। क्यों, क्योंकि भाई उसमें सेंसिटिविटी होती ही नहीं, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, बराबर है। लेकिन वो नॉन लिविंग भी नहीं है, मतलब वो कैसा है, इंटरमीडिएट, कैसा है, इंटरमीडिएट, ठीक है बेटा, कैसा है वो, इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। चलो ये बस थिंक करने की बात है, विचार करो बोलता है। अब हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या चीज़ होती है भाई, ये देख लेते, बराबर बेटा, हर्बेरियम क्या चीज़ है वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हर्बेरियम का मतलब बताया था मैंने कि एक रजिस्टर होता है, ऐसा रिकॉर्ड जैसे, जिसमें ब्लैंक पेजेस होते हैं, और वहाँ पर अपने को कोई प्लांट की ट्विक मतलब ब्रांच को चिपकाना पड़ता है, ठीक है, और सेलो टेप से उसको चिपकाना पड़ता है, और उसके क्लासिफिकेशन लिखना पड़ता है कि वो कौन से किंगडम में आता है, क्या फाइलम में, है ना, और उसके बाद में उसका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज पूरा ऐसा लिखा जाता है, और कौन से एरिया में पाया गया उसके बारे में भी लिखा रहता है, ठीक है, उस प्लांट के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन एक पन्ने पे, और उसका एक सैंपल, एक फ़ोटो होना चाहिए करके, उसका क्या करते हैं, एक उसकी ब्रांच को, छोटी सी ब्रांच को चिपकाया जाता है, उस चीज़ को अपन हर्बेरिया कहते हैं, प्लूरल में हर्बेरिया कहते हैं, सिंगुलर में हर्बेरियम। हर्बेरियम मतलब सिंगुलर, जैसे बैक्टीरियम
सिंगुलर वैसे बैक्टीरिया मतलब प्लूरल, तो वैसे हर्बेरियम सिंगुलर, हर्बेरिया मीन्स प्लूरल। ठीक है। अब ये जो टर्म है द हर्बेरियम वाज कॉइन्ड बाय पिटॉन डी टॉर्नफोर्ट, ठीक है, टॉर्नफोर्ट, ठीक है, पिटॉन डी टॉर्नफोर्ट इन दी बुक कौन सी, एलिमेंट। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय इटालियन टेक्सोनोमिस्ट ल्यूका गिनी। ल्यूका गिनी करके इटली का टेक्सोनोमिस्ट है। टेक्सोनोमिक्स मतलब जो प्लांट के क्लासिफिकेशन का एक्सपर्ट होता है। क्या बोला मैंने? जो प्लांट के क्लासिफिकेशन का एक्सपर्ट होता है उसको टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं बेटा। ठीक है। तो इटली का टेक्सोनोमिस्ट ल्यूका गिनी, उन्होंने 1490 में और 1556 इसका ये जन्म और मृत्यु डेट है। तो इस साइंटिस्ट ने ये जो कला है हर्बेरियम की, आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड, उससे शुरुआत करी। ठीक है। किसने? इटालियन टेक्सोनोमिस्ट ल्यूका गिनी, याद रखिए। ठीक है। हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल्स इन टेक्सोनोमिक स्टडी। हर्बेरिया जो होता है ना, मतलब हर्बेरिया ने क्या भाई, जैसे मान के चलो अपने पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, उसमें से 50-100 पेजेस है, उसमें हर पेजेस पे एक एक पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ के ट्विक्स चिपकाए जाएंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल रहेगा। तो कम से कम 100 पन्ने हैं तो 100 पेड़ आ गए उसमें। अगर 1000 पन्ने का अगर से हर्बेरिया है तो 1000 प्लांट्स के स्टडी रहेगी उसमें। तो वो क्या होता है, ये हर्बेरिया का मतलब समझा क्या, कि बस प्लांट की ट्विक्स को अपन रजिस्टर में चिपकाना। अब ये रजिस्टर अपना छोटा होता है, वो थोड़ा बड़ा साइज़ का रहता है, और उसके जो पेजेस होते हैं वो हार्ड होते हैं, एकदम ऐसे कड़क होते, एकदम फ़ोटोकॉपी जैसे, और उस पर अपन सेलो टेप से उसको चिपकाते, फोल्ड करते नहीं। वो उसकी प्रोसेस भी आगे बताऊंगा कैसे करते, हर्बेरियम बनाते। तो ठीक है। तो हर्बेरियम मैंने एक आइडिया दिमाग में आ गई कि अपने पास एक बड़ा रिकॉर्ड है, उसमें हर रिकॉर्ड में हर पन्ने पे प्लांट का चिपकाया हुआ ट्विग्स है, ट्विग मतलब उसकी ब्रांच है ना, और उसका पूरा दूसरे पन्ने पे क्या है, उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, हर्बेरिया कहते हैं, हर्बेरियम। और ये हर्बेरियम बहुत सारे है, तो हर्बेरिया, और ये इफेक्टिव टूल है, बहुत परिणामकारक टूल है ना, साधन है काय के लिए, टेक्सोनोमी की स्टडी करने के लिए, मतलब प्लांट के क्लासिफिकेशन की स्टडी करने के लिए। हर्बेरियम इज इसेंशियली क्या करते हैं, हर्बेरियम मतलब उसमें क्या चीज़ होती है, तो इसेंशियली ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, मतलब जो सूखे हुए ड्राई प्लांट के जो पार्ट होते हैं ना, उसको ड्राई स्पेसिमेन कहते हैं। उसको प्रेस किया जाता है। ठीक है। ऐसा पहले अपन तोड़ेंगे तो वो तो गीला रहेगा, है ना, फिर उसको वहाँ पे अपन बराबर रजिस्टर में चिपकाएंगे। उसके पत्ते फोल्ड नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर व्यवस्थित, कैसे अपन अपने कपड़ों को आयरन करते हैं उस प्रकार से उसको रखना पड़ता है। ठीक है। प्रेस करते हैं, ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देते, हल्का सा। ठीक है। और उसके ट्रीटेड विथ एंड माउंटेड, ट्रीटेड करना मतलब क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड है ना, वो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड वगैरह उसका इस्तेमाल करते हुआ थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, या केरोसिन का भी स्प्रे करते हैं, ताकि क्या फंगस वगैरह ग्रोथ ना हो, है ना। उस पेड़ का जो पत्ता है वो अपन रखे हैं, तो पहले तो उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, नहीं तो उससे सड़ जाएगा, फंगस लगेगी, है ना। अब रजिस्टर को क्या करेंगे, पत्ते में दबा दिए, अब वो रजिस्टर को धूप में रखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद में वो चिपक जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रेस कर दिए अपन ने, थोड़ा सा वजन रख के, उसके बाद में उसमें केमिकल का छिड़काव कर दिए, मतलब ट्रीटमेंट करे उसको। ठीक है। इंसेक्टिसाइड वगैरह है, कोई भी स्टेरिलाइज़र। उसके बाद में उसको अपन सेलो टेप से चिपका दिए, माउंट कर दिए, है ना, ऑन द स्टैंडर्ड साइज सीट, है ना। एक उसको बराबर फिट करना, मतलब माउंटिंग करना, एक स्टैंडर्ड साइज की सीट रहती है, रिकॉर्ड जैसी रहता है हर्बेरियम, है ना। और काय के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, है ना, उसको प्रिजर्व करने, कंजर्व करने के लिए, है ना। ये इस चीज़ इस प्रकार से वो किया जाता है, क्या हर्बेरियम बनाया जाता है। बराबर। ये पन्ना ख़त्म हो गया, अब इधर से चलो। ठीक है। जैसे देखो अभी, जैसे अभी भाई ये देखो, तो मेरे किताब में दिया है, ये एक हर्बेरियम का एक पेज है ये। ठीक है। हर्बेरियम का एक पन्ना है, पेज है। अब ये एक स्टैंडर्ड साइज का पेज होता है बेटा। ठीक है। दिख रहा है, उसमें क्या करा, एक पत्ते के पेड़ का ट्विग जो है ना, उसको ऐसा चिपका दिया, यहाँ पे चिपका दिया, और ये पत्ते वत्ते भी देखो बराबर प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। ये जैसे पी प्लांट है ये या कोई भी प्लांट ले सकते हो आप, कोई भी जो दिखता है, जैसे आप जाम का पेड़ ले सकते हो, मांगियों का ले सकते हो छोटा सा, या फिर कोई भी छोटा मोटा प्लांट जो है ऐसा चिपका सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ चिपकाने के बाद इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर दूसरा पेज लगा देंगे, इसको धूप में सुखाएंगे, मतलब ड्राई करेंगे स्पेसिमेन को। इसको कहते हैं स्पेसिमेन, ये है प्लांट का स्पेसिमेन,
अगर वो एनिमल रहा तो एनिमल का स्पेसिमेन कहेंगे, ठीक है। फिर देखो ये पत्ते बराबर बराबर व्यवस्थित है यहाँ पे। उसके बाद में इसको फिर क्या करते हैं, एक तो सेलो टेप से ऐसा सेलो टेप लगा देंगे, मतलब इधर उधर होना नहीं चाहिए करके सेलो टेप लगा दिए, हर जगह क्या लगा दिए अपने से सेलो टेप लगा दिए, ठीक है ताकि वो इधर उधर ना सरके करके। अब उसके बाद इतने इसमें देखो उसका इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो पेज पे, ये स्क्वायर में है ना। तो यहाँ पर रहता है उसका मतलब किंगडम क्या है, तो प्लांटी रहता है। उसके बाद में ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है ना, ऐसा रहता है। उसके बाद में लास्ट में लिखा रहता है लोकेलिटी। लोकेलिटी यानी क्या होता है कि कौन से लोकेलिटी में मिला वो, बराबर है, कौन तेरी गोंदिया में मिला, भंडारा में, नागपुर में मिला, वो भी जो भी है ना। उसके बाद में वो कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर। नेम ऑफ कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने वाले का नाम, जैसे तो आपका नाम है ना, जो भी नाम है तो वो XYZ यहाँ पे आपका क्या आएगा, नाम आ जाएगा, समझ में आया बेटा। तो उसको कहते हैं नेम ऑफ कलेक्टर। तो इस प्लांट की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है ऐसी, है ना। और कौन सा लोकेलिटी में मिला वो भी रहता है, किसने कलेक्ट किया वो भी रहता है, और इस प्लांट के बारे में डिटेल स्टडी रहती है यहाँ पे। तो ऐसे अगर से 1000 अगर से पन्ने हैं तो 1000 प्लांट की स्टडी अब हम आराम से इजीली कर सकते हैं। तो इस प्लांट की स्टडी के लिए ये हर्बेरियम बहुत ही उपयुक्त टूल है कि नहीं, बराबर है। अब दूसरा आ गया भाई बॉटनिकल गार्डन। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कारण कि आपको मालूम है बॉटनिकल गार्डन यानी क्या होता है। अभी गार्डन होता है जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, है ना। अब भाई पेड़ पौधे होते हैं तो कौन से ऐसे जो प्लांट्स बहुत एसेंशियल है और जो कॉमनली अपने सराउंडिंग में पाए नहीं जाते, ऐसे प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन में ग्रो किया जाता है और उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है ना। उसी को अपन बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, ताकि फ्यूचर में वो वनस्पति जो है वो नष्ट ना हो, बराबर है बराबर है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि प्लांट की स्टडी करना है तो अपने को इजीली अवेलेबल हो जाता है बॉटनिकल गार्डन्स में। प्लांट्स वगैरह उसकी स्टडी करना है, उसके मॉर्फोलॉजी की, उसकी एनाटॉमी की, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो इसीलिए भी ये टेक्सोनोमिक टूल्स करके काम करता है। कौन, बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन जो है ये थियोप्रेस्टस के ज़माने से आया है। अब भाई थियोप्रेस्टस यानी कौन है, तो आपको मालूम है फादर ऑफ बॉटनी है। आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था मैं। फादर ऑफ साइंस तो गैलीलियो होता है, बताया था। फिर फादर ऑफ बायोलॉजी बताया था एरिस्टोटल। फिर बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जूलॉजी का फादर सेम एरिस्टोटल, और बॉटनी का फादर बताया था थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस के ज़माने से बेटा बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो ध्यान देना, बॉटनिकल गार्डन्स, पेन ले लेते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको क्या वगैरह, हाँ ठीक है बेटा। हाँ, तो बॉटनिकल गार्डन्स में देखिए क्या है बॉटनिकल। अच्छा ये बताओ बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा कहाँ पे मालूम है? सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे अपने इंडिया में? सुभाष गार्डन गोंदिया नहीं, तो बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा अपना है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द इंडिया एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड है रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क मतलब जूलॉजिकल पार्क को क्या, जूलॉजिकल पार्क में क्या रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, मालूम है ना आपको। हाँ, तो उसको जू भी कहते हैं शॉर्टकट में। सबसे बड़ा जू अपने इंडिया में कहाँ पे है? अपना इंडिया में है बेटा कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद, ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉटनिकल गार्डन्स आर प्लेस है ना, है ऐसी जगह जिसमें प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दुनिया के अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के प्लांट को कलेक्ट किए जाते हैं, उसको ग्रो किए जाते हैं और साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे से इन वीवो मतलब नेचुरल कंडीशन में, है ना। इन विट्रो यानी आर्टिफिशियल होती है, इसको ज़मीन पे लगाते हैं, नेचुरल कंडीशन में लगाते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट में, इसलिए इन वीवो बोला गया है। देखो आपको समझ में आया ना, इन वीवो यानी नेचुरल कंडीशन में, हाँ, और इन विट्रो यानी अवे फ्रॉम देयर नेचुरल कंडीशन, ठीक है, याद रखना।
हाँ, तो बॉटनिकल इसके अलग अलग इस्तेमाल करते हुए मीनिंग अलग अलग निकलते हैं इन विवो और इन विट्रो के। देखो, अगर से एनिमल के अंदर की बात है तो इन विवो कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर से कोई कल्टीवेशन कर रहे किसी का, या टिश्यू कल्चर टेक्निक करते हैं, ठीक है, तो प्लांट को जैसे ज़मीन पे लगाए अपन, वो ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो इन विवो हो गया जर्मिनेशन। और उसको अगर से अपन टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं बॉटनिकल लैब में, है ना, और उसको न्यूट्रिटिव मीडिया दे रहे हैं वगैरह, सॉइल नहीं न्यूट्रिटिव मीडिया दे रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं तो वो अपने को कहते हैं उसको इन विट्रो, ठीक है। अब ये हो गया इन विवो इन विट्रो। दूसरी बात, अगर से उनके नेचुरल हैबिटेट में अगर से ग्रो कर रहे तो उनको इन विवो कहते हैं, और नेचुरल हैबिटेट के बाहर अगर से उसको हम ग्रो करते हैं तो उसको इन विट्रो कहते हैं। मतलब आज कहने का क्या हुआ कि इन विवो और इन विट्रो का मीनिंग जो है सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग। आपको पता है कि इंग्लिश में एक शब्दों के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, है कि नहीं, बराबर है। अब पुअर यानी गरीब होता है बराबर है, लेकिन आई एम पुअर इन स्टडी ऐसा लिखा तो मैं पढ़ाई में गरीब हूँ, ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। पुअर का मतलब कमज़ोर भी हुआ, पुअर का मतलब गरीब भी हुआ, एंड ऐसे मतलब इट मीन्स डिपेंड अपॉन द विच टाइप ऑफ सिचुएशन, राइट। तो आप समझिए थोड़ा सा तो बॉटनिकल गार्डन्स आर द प्लेस वेयर डिफरेंट वेराइटी ऑफ द प्लांट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रोन इन अ सिस्टमेट साइंटिफिक और सिस्टमेटिक इन विट्रो मैनर्स में, ठीक है, इन विवो मैनर्स, इन विवो मीन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। प्लांट्स आर लेबल्ड, उन प्लांट को लेबल किया जाता है बेटा, मतलब नाम लिखा जाता है। मैंगो का प्लांट है तो ऐसा मैंगो का ऐसा एक लेबल बनाएंगे ऐसा, और वह मैंगो ट्री करके लिखेंगे और चिपका देंगे उस पर, ठीक है ना, जैसे गाड़ी को नेम प्लेट होती कि नहीं वैसे। द लेबल बोर्ड शो साइंटिफिक एज वेल एज द कॉमन नेम। अब उस पर लिखा रहता है लेबल पे उनका साइंटिफिक, जैसे मैंगो के प्लांट को चिपका दिया अपन ने ऐसी एक नेम प्लेट, तो वहाँ लिखा रहेगा मैंजीफेरा इंडिका, मतलब हो गया उसका साइंटिफिक नेम, और उसके नीचे में लिखा रहेगा मैंगो, तो वो मैंगो यानी हो गया कॉमन नेम, और मैंजीफेरा इंडिका हो गया उसका साइंटिफिक नेम। वैसे दूसरा कोई भी प्लांट हो, जैसे हिबिस्कस है, आपको मालूम है ना, ये जासवंत का फूल जो होता है, तो उसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वो साइंटिफिक नेम है। और जासवंत जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं चाइना रोज़ कहते हैं, मालूम है, चाइना रोज़ भी कहते हैं उसको, है ना, कॉमन नेम। और दूसरा एग्जांपल लेते थे, जैसे पी प्लांट है, आपको पता है 10वीं में पढ़े हो, तो पी प्लांट जो होता है पाइसम सटाइवम उसका बॉटेनिकल नेम रहेगा, और उसी नेम प्लेट पे नीचे में कॉमन नेम दिया रहेगा पी प्लांट, ठीक है, और साइंटिफिक नेम क्या बोला, पाइसम सटाइवम। तो ऐसा बेटा हर प्लांट का साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम भी दिए रहेंगे ताकि क्या होगा, जो विजिट करने वाले जो बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे तो उनको कॉमन नेम मालूम रहेगा, तो उसका साइंटिफिक नेम भी पास में दिया रहेगा, तो उनको याद आ जाएगा, हो जाएगा सब, यानी वो लर्न करने के लिए अच्छा रहेगा। या हाँ नहीं भाई, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम ये है, हाँ इसको ये कहा जाता है ना, अच्छा इसको ये कहा जाता है, हाँ वो प्लांट है, हाँ उसका कॉमन नेम ये है, अच्छा ऐसा नहीं क्या, दोनों पढ़ाई होती है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, साइंटिस्ट के बारे में बोल रहा है अभी, देखिए है ना, 1543 में 1543 में क्या बोलता है, फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन एंड इटनी, है ना, प्रोफेसर ल्यूका गिनी, है ना इन्होंने आफ्टर डिकेड क्या है 1490 से लेकर 1556, है ना, एट पीसा इटली, बॉटनिकल गार्डन क्यू इन इंग्लैंड, है ना, एंड नोन एज लार्जेस्ट कलेक्शन, बराबर इंग्लैंड में क्या, इंग्लैंड, अब उसको लंदन किया गया रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ल्यूका गिनी, तो ये तो मालूम है इसने क्या किया था, अभी पढ़े तुमने, ल्यूका गिनी साहब ने हर्बेरिया बनाया था ना, हर्बेरियम, हाँ, तो कलेक्शन ऑफ मोर देन 3,000 नहीं है 30,000 30,000 स्पेसिमेन प्रिजर्व प्लांट एंड मोर देन 7 मिलियन हर्बेरिया, है ना, कितने 7 मिलियन हर्बेरिया बनाया, और उसमें कितने 30,000 से ज़्यादा प्लांट के स्पीसीज़ को प्रिजर्व किया है, ठीक है। अब भाई इंटरनेट माय फ्रेंड है, वो देख लोगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। प्रोफेसर है ना अमृता ने अल्मेटिया है, प्रोफेसर वी.एन. नाइक है, इनकी किताब है, ए.वी. सटे है, पी.जी. है ना पटवर्धन है,
यूरेपस टेक्सोनॉमिक वर्क, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना, ये नेट पे पढ़ लोगे। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे तुमको फोटो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये बॉटनिकल गार्डन में फोटो दिया बनियान ट्री का है। तो देखो ये देखो कोलकाता याद है, बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, कोलकाता बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ सबसे ओल्ड है भी। कितना बेटा, 255 साल। कोई किताब में 300 साल दिया है, हाँ, याद रखना। और 1700 से ज़्यादा, कितना, 1700, 1700 क्या है, ब्रांचेस लिख देता हूँ मैं, ब्रांचेस, ये लिखते जमता नहीं तो भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, ब्रांचेस, है ना, समझा, क्या समझा, 1700 ब्रांचेस है भी इस पेड़ को, इसको। ये ऐसा दिख रहा है ना आपको, ऐसा 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे दिख रहे हैं, ऐसे गाँव भर के दिख रहे हैं ना ऐसे, ये स्टेम जैसे, ये इसके प्रॉप्स रूट्स है बेटा। क्या है, प्रॉप रूट आते हैं ना बरगद के पेड़ को, बनियान ट्री को। इसका नाम मालूम है, फिकस बेंगालोंसिस है। क्या है, फिकस बेंगालोंसिस, यानी बंगाल कोलकाता में ऐसा है। और इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लांट है। मैं 2007 में गया था यहाँ पे। कब गया था, 2007। अब 13 साल हो गए, 2007 और अभी ये 2020, यानी 13 साल। अब बताओ, और ये 13 साल में कितना बड़ा हुआ होगा, ये क्या बहुत भयानक है ये फ़ोटो, कुछ भी नहीं है इसका तो, एक फ़ोटो में इसका पूरा कैप्चर नहीं कर सकते एरिया, है ना, इतना बड़ा है। ये सब प्रॉप रूट्स है, इसका मेन ट्रंक है ना वो सड़ गया है बेटा। और देखो ये ऐसा कंपाउंड दिख रहा है आपको, दिख रहा है गेज का ही ऐसा ऐसा गया है उधर, ऐसा गया है। तो ये कंपाउंड जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना ऐसा, ये कंपाउंड के बाहर ब्रांचेस आ गई उसकी, है देखो, ये इधर 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 ऐसे, इधर में मेन स्टेम है उसका सेंटर में। और उस मेन जो ट्रंक है ना, ट्रंक है ना, बड़ा वाला स्टेम को ट्रंक कहते हैं। ये पूरा सड़ गया है और उसके प्रॉप रूट्स के वजह से इसकी बड़े बड़े ब्रांचेस, शाखाएँ लटके हुए हैं ऊपर, ठीक है। अब भाई इसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ पे है ना, ये वाला बता दिया। अब यहाँ पर ये देखो ग्रेट बनियान ट्री, उसके बारे में दिया है यहाँ पे पढ़ लो, किताब में दिया है ना, है ना, ग्रेट बनियान ट्री है ना, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिकुलेशन, है ना, अट्रैक्शन एंड लैंडमार्क ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, है ना। द ट्री है, ट्री फिकस, साइंटिफिक नेम देखो, फिकस बेंगालोंसिस उसका नाम है, साइंटिफिक नेम, फैमिली मोरेसी, ठीक है। एंड इज़ मोर देन, क्या बोलता है, 255 ईयर्स, है ना, उसका उम्र जो है 250 साल से भी ज़्यादा है बोलता है। यहाँ तो 255 दिया है कि नहीं, कोई किताब में कितना दिया मानो भाई, 300 दिया है साल पुराना, एज ऑफ प्लांट, ठीक है। और 1700 ब्रांचेस, 1700 क्या ब्रांचेस बेटा, इसको ऐसी है, बहुत भयानक है ये, मज़ेदार है। अब कभी ज़िंदगी में जाने का रहा मौका, अब जाइए बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में, ठीक है। अब इसके बारे में दिया, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ये कितना मीटर में भाई, अब देखो इतना हो गया, ईयर्स ओल्ड है एंड स्प्रेड, फैला हुआ है ओवर एन एरिया ऑफ 1.5 हेक्टर, 2.5 एकड़, यानी 1 हेक्टर होता है 2.5 एकड़, तो 1.5 मतलब कितना हुआ, ढाई मतलब 2.5 का आधा, सवा मतलब 2.5 3.5, 4.25 एकड़ में, 4.25 एकड़ में 1.5 हेक्टर मतलब 4.25 एकड़ में, 4.25 एकड़ पता है आपको कितना एरिया होता है, एक प्लांट उतना फैला हुआ है, समझे बेटा। एंड अबाउट, क्या बोलता है, इसको बड़ा करता हूँ दिखेगा आपको, प्रॉप फ्रूट्स कितनी उसको 2880 दिया है, क्या कितना दिया रे, काट देता हूँ फिर, कितना दिया बेटा, 2880 दिया ना, मैग्नीफाई कर देता हूँ, देखो ये ना, कितना दिया बेटा, 28,080, है ना, 2880 प्रॉप रूट्स है बेटा। वंडर इन द प्लांट किंगडम, है कि नहीं। एंड द ट्री ऑक्युपाइज इट्स पोजीशन इन द गिनीज बुक रिकॉर्ड, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कब भाई, यह कट गया घरे, 2005 में, 21/2/5/2005 नहीं क्या, है ना, 21 फरवरी 2005 ऐसा है बेटा।
कंजर्वेशन ऑफ बॉटनी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन जतन करना। जतन कर सकते हैं दो भागों से, दो इससे, एक तो इन सितु कंजर्वेशन होता है, एक सितु। इन सितु कंजर्वेशन मतलब होता है इन देयर नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट का है इन सितु कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट को कहते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है। अब बायोडायवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरियस, क्या बोलता है बेटा, देखो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ, बायोडायवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ द लाइफ फॉर्म इन इकोसिस्टम। बराबर, इकोसिस्टम मैंने क्या होता है, अपने सराउंडिंग में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग दिखते हैं ना, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम, पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम है। जैसे और इकोसिस्टम के प्रकार भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, नहीं क्या, जैसे का तालाब पकड़ लो, तालाब में मछली है, मेंढक है, बड़ी मछली है ना। एक्वाटिक प्लांट्स है, वो एक दूसरे को खाते हैं, उसकी फूड चेन बनती है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। अब वो हो गए पॉन्ड इकोसिस्टम या लैक इकोसिस्टम, बराबर है। और नदी में रहते हैं तो उसको रिवर इकोसिस्टम कहते हैं, सी में रहा तो ओशियन इकोसिस्टम कहते हैं। एक जंगल है, फॉरेस्ट है, तो उसमें पेड़ पौधे रहेंगे, फिर फ्रॉग रहेगा, इंसेक्ट रहेंगे, है ना, रैबिट रहेंगे, है ना, स्नेक रहेंगे, है ना, ईगल रहेगा, एक दूसरे को खाते हैं, फूड चेन बनती है, वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ऐसे अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम होती है बेटा, बहुत डाइवर्स है, उसके अलग अलग प्रकार है। तो एक इकोसिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए करके मैं एग्जाम्पल्स दिया ये। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बताया था, बायो यानी सजीव, डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ लाइक द ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, स्नेक, फ्रॉग, मंकी, डंकी, राइनोसोरस, इंसेक्ट, जो भी है ये एनिमल बायोडाइवर्सिटी। प्लांट में विभिन्न प्रकार के प्लांट है ना, छोटे एक्वेटिक प्लांट से लेके बनियान ट्री तक के बड़े बड़े, ये हो गया प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की हो, है ना, उसमें क्या होता है, वेरिएशन, डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ द लाइफ फॉर्म। ये लाइफ के फॉर्म्स है ना अलग अलग, ठीक है, इकोसिस्टम में रहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज एन इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जो आपको पता है कि इकोसिस्टम में जितने भी घटक होते हैं, है ना, वो सब बराबर होना चाहिए, तभी इकोसिस्टम चलती है, नहीं तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, बराबर है। इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी बराबर है, इसेंशियल है अपने को काय के लिए, मेंटेन द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, अपना पर्यावरण की स्टेबिलिटी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मतलब पर्यावरण की स्टेबिलिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना आवश्यक है। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी रिगार्ड एज मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अच्छी हेल्दी है, कैसे पता चलता है कि कितना कॉम्प्लेक्स मतलब और डेंसिटी वहाँ बायोडाइवर्सिटी की है। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी उतनी ज़्यादा इकोसिस्टम क्या रहेगी, वो हेल्दी रहेगी, याद रखना, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ओवर पॉपुलेशन कह सकते हो आप, जो भी है ना, तो आप रिसोर्सेस हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पता है आपको कि ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन हो रही है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, पॉपुलेशन स्पोर्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जंगल तोड़ते जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल की पोचिंग की जाती है, हंटिंग की जाती है, और उसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बराबर है। और ऐसा नहीं, वो एक अलार्मिंग रेट तक के, बहुत डेंजरस रेट हो रहा है, और आने वाले भविष्य में ऐसा ही चलते रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की प्रजाति है वो जो नष्ट हो जाएगी, जो कभी दुनिया में दोबारा पैदा नहीं की जाएगी। या आने वाले ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंडेंजर्ड हो जाते हैं, आपको मालूम है कि नहीं, जैसे कि राइनोसोरस वगैरह भी है ना, डबल हॉर्न राइनोसोरस है, या पांडा है ना, रेड पांडा है, एंटीलोप है, एशियाटिक लॉयन है, बराबर है। तो ये बहुत सारे से क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल हो गए, कुछ प्लांट्स भी हो गए। ये क्यों भाई, इंसान के जनगणना स्पोर्ट के कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। और इसीलिए क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का जतन करना, कंजर्वेशन करना बहुत आवश्यक है, बराबर है। और इसीलिए कंजर्वेशन इन्वॉल्व तो क्या होता है, अटेम्प्टिंग टू स्लो डाउन, स्टॉप और इवन रिवर्स द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। का जो नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है ह्यूमन के इंटरैक्शन के कारण, तो वो अपने को क्या करना है, स्लो करना है या स्टॉप करना है, ठीक है। और दिस इज़ नोन एज इन सितु कंजर्वेशन, मतलब उनका अगर से नेचुरल हैबिटेट बचा रहे तो उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब उसी को इन सितु कंजर्वेशन कहा जाएगा, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। वाई डज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या बोलता है, वाई डज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर्स, है ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो क्या मैटर करता है,
अरे बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, और इसमें अपने धरती का विनाश निश्चित है, बराबर है। और इसीलिए बहुत मैटर करता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर द मेनी पीपल इट इज़ अ सिंपल मोरल एंड इथिकल इशू, राइट, एंड वी शेयर आवर planet with a huge range of the organism and we have no right to harm them, बराबर है। ये धरती है और ये धरती पे हर सजीव को जीने का अधिकार होता है, और अपने को कोई ऐसा लीगल राइट नहीं है कि किसी सजीव की अपन हत्या करें अपने फ़ायदे के लिए, बराबर है ना। ना हमारे मोरल्स में है, ना हमारे इथिक्स में है, आपको पता है, बराबर है। और इसीलिए सब जीव जंतु को जीने का अधिकार होता है ना। इसलिए अपन ने अपने फ़ायदे के लिए किसी का ज़्यादा इस्तेमाल करना या हत्या करना ये गुनाह है, और आपको पता है ये सब चीज़ें, नहीं क्या, ये इसका मीनिंग है कि वी हैव, और है ना, प्लैनेट जो होता है ह्यूज रेंज ऑफ क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स है, एंड वी हैव नो राइट टू हार्म देम, बराबर है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, अगेन रिपीटिंग इट, ओके। ये क्या करती है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स दी मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, एंड लॉस ऑफ वन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम। एक खाद भी घटक, जैसे अपने परिवार में 5 लोग रहते, एक खाद भी नहीं रहा तो अपने परिवार पे उसका बहुत असर हो जाता है, कहीं गुजर गया तो, है ना। वैसे बायोडाइवर्सिटी में एक खाद भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज नष्ट हो गई तो पूरा इंटायर इकोसिस्टम उससे अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई। अब म्यूजियम जो है वो कल पढ़ेंगे अपन, म्यूजियम मालूम है आपको म्यूजियम क्या है ना, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना, और इसीलिए आज अपन यहाँ फिनिश करते क्लास को, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।